Morning class 12. Today we are going to take the another poetry after my mother at 66. The name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. It is written by Stephen Spender. Stephen Spender was a socialist poet. मतलब socialist poet कौन होता है? जो कि समाज की प्रॉब्लम्स को देखते हुए पोएम्स लिखता है, तो उस पोइट को हम सोशलिस्ट पोएम कह सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा जो उस वक्त समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट थे, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे। दैट इज़ वाई ही रोट ऑल दोज थिंग्स इन हिज पोएम। ठीक है, चलिए। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने काम किया है वो काम किया है सोशल इंजस्टिस और क्लास सेग्रीगेशन पे। मतलब कि ये जो बड़े छोटे ऊंच नीच का जो भेद है और जो जिस तरीके से समाज में भेदभाव फैला हुआ था उस समय पे, उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी पोएम को उन इश्यूज़ को उजागर किया है। ठीक है। So the poem written by Stephen Spender describes the social inequalities which are prevailing in the society. In the poem, he describes the condition of the students of an elementary school which is situated in a slum area. तो इस poem में उन्होंने उस वक्त जो सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी फैली हुई थी, सामाजिक असमानता जो फैली हुई थी, उसके बारे में बात की है और स्पेसिफिकली बात करी है एक एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम की। ठीक है, जो एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं ना, जो गरीब लोगों के लिए स्कूल्स बने होते हैं, उन स्कूल के क्लासरूम के बच्चों की उन्होंने बात बताई है। ठीक है, जो कि स्लम एरिया में है। स्लम मतलब जो झुग्गी झोपड़ी का एरिया होता है, उधर वो सिचुएटेड है। The poet wants to draw the attention of everyone toward these kids so that their life can be improved and may get trained to become good citizens rather than criminals. और जो पोएट है वो सभी का ध्यान इन बच्चों की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं ताकि इन लोगों की ज़िंदगियां भी सुधर सकें और ये क्रिमिनल्स बनने के बजाय अच्छे सिटीजन्स बने, अच्छे नागरिक बने। और वो अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे? जब उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एजुकेशन मिलेगा, और जैसे बाकी जो बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे तबके के लोग जो हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, अगर वैसी ही एजुकेशन इनको भी मिलेगी, वैसा ही एक्सपोजर इन बच्चों को मिलेगा, तो ये बच्चे जो हैं वो अच्छे नागरिक के रूप में, अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में आके बन सकते हैं। अदरवाइज दे विल एंड अप बीइंग क्रिमिनल, नथिंग एल्स दैट। ओके, चलिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा की, तो द फर्स्ट स्टैंजा इज फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children's faces like rootless weeds. The hair was torn around their pallor. The tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in the tree room other than this. तो सबसे पहले मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ। जैसे कि गस्टी वेव्स का मतलब होता है बहुत अच्छी ठंडी हवाएं जो होती हैं, जो कि हमारे को सुकून देती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पैलर। पैलर का मतलब होता है हमारा डल फेस। जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा फेस पीला पड़ जाता है ना, और सारी उसकी ब्राइटनेस चली जाती है, सारा ग्लो चला जाता है। और जब खाने पीने की कमी हो जाती है तो उस वक्त जो हमारा चेहरा होता है उसे हम पैलर कहते हैं। ठीक है। स्टंटेड का मतलब होता है कि जिसका विकास रुक गया हो माल न्यूट्रिशन की वजह से, कुपोषण की वजह से जो बच्चे होते हैं जो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनको हम स्टंटेड कहते हैं। उसके बाद आ जाता है नाल्ड, GNARLED, नाल्ड। उसका मतलब होता है रफ। ठीक है। एंड देन उसके बाद में डिम का मतलब आपको पता है, जिसमें ज़्यादा नॉट इनफ लाइट हो। ठीक है, लाइट ज़्यादा अच्छे से ना हो, उसे हम डिम कहेंगे। और उसके बाद में वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, जो प्लांट्स जैसे हिंदी में खरपतवार कहते हैं, खेतों में होता है ना, फसल के साथ खरपतवार उगाती है, जो हम बोते नहीं है वो अपने आप ही उगाती है, तो वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। उसके बाद में पेपर सीमिंग बॉय का मतलब है वेरी थिन लाइक अ पेपर के जितना पतला, ऐसा एक बच्चा है। ठीक है। और एयर का मतलब होता है सक्सेसर का मतलब हिंदी में उत्तराधिकारी होता है। ठीक, चलिए। So the poet describes the children who study in an elementary school which is set up in a slum area. यहाँ पे वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? एक एलिमेंट्री स्कूल है, उसके बच्चों की बात कर रहे हैं। और ये स्कूल कहाँ पे है? एक स्लम में है, स्लम एरिया में है, झुग्गी झोपड़ी वाला जो एरिया होता है वहाँ पे है। The poet says that the faces of these children are dull and without energy. वो कहते हैं कि इनके फेसेस पे कोई एनर्जी नहीं है, बिल्कुल डलनेस है, कोई ब्राइटनेस नहीं है, कोई ग्लो नहीं है। एंड दे आर नॉट फुल ऑफ एनर्जी लाइक द अदर किड्स ऑफ देयर एज। उनकी एज के जो दूसरे बच्चे हैं, ठीक है, उनकी तरह वो एनर्जेटिक नहीं है।
these children are compared to unwanted weeds, और इन बच्चों को किससे कंपेयर किया जाता है, अनवांटेड वीड्स से कंपेयर किया जाता है। मतलब कि एक तरीके से अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, जिनको कि हमें ज़रूरत नहीं होती तो हम उखाड़ के फेंक देते हैं, वैसे ही ये बच्चे हैं। मतलब कहने का ये है कि इनकी सोसाइटी में कोई बहुत खास जगह नहीं है, कोई इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल अनवांटेड प्लांट्स की तरह है जिन्हें जब चाहे उखाड़ के फेंका जा सकता है, ठीक। मतलब कि दे आर नॉट फ्रूटफुल। देन चलिए हम एक एक लाइन करके पढ़ते हैं। वो कहते हैं, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर वॉज टॉर्न अराउंड देयर पैलर। वही कहते हैं कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स का मतलब ठंडी और अच्छी सुकून भरी हवाओं से दूर, बहुत दूर, इन जो बच्चों के चेहरे हैं वो कैसे हैं, दे आर लाइक रूटलेस वीड्स, ठीक है। वो बिल्कुल अनवांटेड प्लांट्स की तरह हैं। एंड द हेयर was torn round their pallor, और उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, दे आर नॉट वेल मेंटेन्ड, ठीक है ना। उनको उनको कहाँ रहता है कि बाल कटाना है या ढंग से कोम करना है, तो उनके बाल बिखरे हुए हैं कहाँ पे, राउंड देयर पैलर, उनका जो पीला पड़ा हुआ बेजान सा चेहरा है उसके चारों उनके बाल जो है वो बिखरे रहते हैं। और ये बच्चे उन ठंडी सुकून भरी हवाओं से बहुत दूर रहते हैं। वाई? बिकॉज जो उनका एरिया है इट इज़ फुल ऑफ पोल्यूशन, इट इज़ फुल ऑफ डर्ट, उसमें कोई अच्छाई नहीं है, इन्वायरमेंट की कोई अच्छाई उनको नहीं मिलती है। देन ही सेज दैट द टॉल गर्ल, अब वो ना एक कुछ बच्चों के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक टॉल गर्ल के बारे में बताया, एक लंबी लड़की है, बहुत लंबी लड़की है, विद हर वेट डाउन हेड, ठीक है। और उसका हेड क्या है, झुका हुआ है, कंधे उसके झुके हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप ये समझ सकते हैं कि शायद कम उम्र की जिम्मेदारियों से वो जो लड़की है उसका जो सिर है वो झुक गया है, या उसके कंधे जो हैं वो झुक गए हैं। और विदाउट एनी गुडनेस इन हर लाइफ, उसकी लाइफ में कोई गुडनेस नहीं है। एंड दैट इज़ वाई शी इज़ लाइक वेट डाउन हेड के साथ में है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज, और एक पेपर सीमिंग बॉय है, बिल्कुल पतला लड़का है एक, उसकी आंखें कैसी हैं, विद रैट्स आइज, ठीक है। रैट्स आइज, अब चूहे की आंखें कैसी होती हैं, एकदम बाहर को निकली हुई होती है ना, क्योंकि अब जैसे कोई व्यक्ति है अगर वो खाएगा पिएगा नहीं तो उसका फेस एकदम पतला हो जाएगा और उसकी आंखें जो हैं वो बाहर को निकलने की हो जाती है। जैसे क्रैब की आंखें होती हैं, केकड़े की आंखें होती हैं ना, वैसी थोड़ी थोड़ी बाहर आने लगती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपके चेहरे पे फैट है, मसल्स है अच्छे से, और आपका चेहरा हेल्दी है तो आपकी आंखें सॉकेट्स में रहती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, आपके चेहरे पे सारा फैट हट जाता है तो सिर्फ ऐसा लगता है ढांचे के ऊपर स्किन है और आपकी आंखें बाहर को दिखाई देने लगती हैं, उस तरीके की उसकी आंखें हैं। और साथ में रैट साइज एक और चीज़ को शो कर सकता है, जैसे कि रैट की आंखें होती है ना चूहे की, वो हमेशा कुछ कुछ ढूंढता रहता है, बिल्कुल वैसे ही इसकी आंखें हैं, ठीक है, बाहर को निकली हुई, इन सर्च ऑफ समथिंग। देयर आर लॉट ऑफ बाधाएं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और वो लड़का, उस लड़के के बारे में वो क्या कह रहा है, दैट ही इज अ स्टंटेड अनलकी एयर। स्टंटेड का मतलब ही हैज़ नॉट ग्रोन, ही हैज़ नॉट डेवलप्ड फुली, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाया है, ठीक है, पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाया है। एंड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नाल डिसीज, और वो इतना अनलकी है कि उसको अपने फादर से भी विरासत में कुछ नहीं मिला है ना, उसको अपने फादर से भी विरासत में कुछ नहीं मिला है सिवाय एक चीज़ के, और वो भी है एक डिजीज़ जो कि है ट्विस्टेड बोन्स की। जैसे हमारे को अगर पोषण की कमी होती है तो हमारे ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी हो जाती है, तो वही बीमारी जो है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन हमेशा ये लोग ये काम करते रहते हैं, इनको कोई ज़्यादा खाने पीने को नहीं मिलता है, इसीलिए जनरेशन टू जनरेशन ये लोग ऐसे ही रहते हैं। तो अगर इसको अपने फादर से, अगर इनको अपने फोर फादर से कुछ विरासत में मिला है तो वो बीमारियों के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीमारियां ही इसको मिली हैं। Then reciting a father's gnarled disease is lesson from his desk at the back of the dim class। अब एक और बच्चे के बारे में बता रहा है। अब दो नेगेटिव कैरेक्टर्स उसने बताए, अब एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, वो क्या है, दैट एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, उस अंधेरी क्लास के बैक में, पीछे की तरफ में, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक बहुत ही अननोटेड का मतलब अननोटिस, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, एक वो बच्चा बैठा हुआ है। एंड हिज आईज
एंड वो छोटा है, इज अ वेरी स्वीट बॉय एंड हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम, और वो उसकी जो आंखें हैं वो सपना देखती हैं किसका, स्क्विरल के गेम का, जो कि ट्री पे खेलती रहती है पूरे टाइम पे। अदर देन दिस, इन सबसे दूर वो एक बच्चा है जो सपने देख रहा है किसके, स्क्विरल के गेम का। और स्क्विरल का गेम यहाँ पे किस चीज़ को शो करता है, फ्रीडम को। जैसे स्क्विरल होती है उसका जहाँ मन करता है वहाँ चली जाती है ना। जो गिलहरी होती है वो कहीं भी घूमती रहती है, अच्छे से आज़ादी से अपनी मनमर्जी से कहीं भी चली जाती है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है कि मतलब वो जिस सिचुएशन में है ना, वो सिचुएशन उसको अलाउ नहीं करेगी कि वो अच्छी हवा में सांस ले, वो खेले कूदे और वो हेल्दी लाइफ जिए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट भी क्रिएट किया है और ये बताने की भी कोशिश करिए कि चाहे कितनी भी एब्सर्डिटीज हों लाइफ में, चाहे कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, बट देयर इज वन लिटिल थिंग दैट इज अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो कि पॉजिटिविटी को शो करती रहती है हमें हमेशा, और बस इट इज़ आवर कॉन्शियसनेस, वो हमारी कॉन्शियसनेस है कि उस पॉजिटिविटी की रे को हम समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए इसकी समरी पढ़ देती हूँ एक बार में। द पोएट डिस्क्राइब्स द चिल्ड्रन हु स्टडी इन एन एलिमेंट्री स्कूल विच इज सेट अप इन अ स्लम एरिया. The poet says that the faces of these children are dull and without any energy. They are not full of energy like other kids of their age. These children are compared to unwanted weeds, unwanted plants. Here the writer wants to say that these children seem to be unwanted like the unwanted plant which grow in the fields. Their hair is not neatly done. It falls on their pale faces as if they have been torn apart. ठीक है, उनके जो बाल हैं वो अच्छे से बने हुए नहीं हैं और बिखरे हुए ही लगते हैं हमेशा से। एंड दीज चिल्ड्रन आर अनटाइडी, दे हैवंट कोम्ड देयर हेयर, दे बहुत अनटाइडी है, उन्होंने अपने बाल नहीं बनाए हैं। देन ही डिस्क्राइब्स अ टॉल गर्ल हु सीम्स टू बी बर्डन्ड बाय पॉवर्टी, और फिर एक लंबी लड़की के बारे में बताते हैं, शायद जिसके ऊपर वजन किसका है, वो क्यों झुक गई है अभी से, क्योंकि उसके ऊपर गरीबी का वजन है बहुत ज़्यादा। हर हेड इज बेंट मे बी बिकॉज ऑफ द टायर्डनेस और द शेम, या तो थकान की वजह से या शर्मिंदगी की वजह से उसका सर जो है वो झुका हुआ रहता है। देयर इज अनदर बॉय हु इज सो वीक एंड थिंक दैट ही हैज बीन कंपेयर टू अ शीट ऑफ पेपर। उसके बाद एक और लड़का है जो इतना वीक है, इतना थिन है कि उसको पोएट ने पेपर के साथ कंपेयर किया है। एंड द बॉयज आईज रिफ्लेक्ट ग्रीड एंड ही वॉन्ट्स टू अचीव समथिंग, उसकी आंखों में ग्रीड है। मैंने बोला ना रैट की आईज क्या होती है, हमेशा ढूंढती हुई रहती हैं कुछ, तो वैसे ही ये भी कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। और वो क्या ढूंढता है, कुछ अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ बनना चाहता है, कुछ चाहता है कि उसकी लाइफ में अच्छा हो जाए। ठीक है, द बॉयज आईज रिफ्लेक्ट देन ही डिस्क्राइब्स अनदर स्टूडेंट हु इज फिजिकली डिसेबल्ड, और एक और स्टूडेंट के बारे में बताता है जो कि फिजिकली प्रॉब्लम में है, जिसको मैंने बताया था डिजीज की प्रॉब्लम थी उसको। द पोएट सेज दैट ही इज अनलकी, और वो अनलकी इसलिए है क्योंकि अगर उसे विरासत में वैसे तो कुछ मिलना नहीं था, और जो मिला भी तो क्या मिला, बीमारी मिली, दैट इज वाई ही इज अनलकी। ठीक है, and instead of getting any facility from his father, he has received a disease in heritage. This disabled boy is sitting on his bench and reciting his lesson, और ये जो बच्चा है अपनी बेंच पर बैठा है और अपने लेसन को रिसाइट कर रहा है, उसे बोल बोल के शायद याद कर रहा है या पढ़ रहा है। और क्लास के सबसे पीछे इन अ डिम डार्क एरिया एक छोटा स्मॉल बॉय हु वाज नॉट विजिबल टू द पोएट, ही वाज सिटिंग इन द डार्कनेस, एक बच्चा है जो ज़्यादा विजिबल नहीं है, जिसको कोई देख नहीं रहा है, और वो बैठा हुआ है। एंड ही कुड सी, द पोएट कुड सी कि उसकी आंखें बहुत ब्राइट हैं, एंड दे आर फुल ऑफ ड्रीम्स, और उन आंखों में सपने हैं बहुत सारे, और वो किसी पे अटेंशन नहीं दे रहा है। ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टू एनी वन, टू एनी प्रॉब्लम, वट एवर इज विच एवर प्रॉब्लम इज देयर अराउंड देम, किसी भी प्रॉब्लम पर वो ध्यान नहीं दे रहा है, और वो बस अपने ही सपनों में खोया हुआ है। और वो सपने किसके हैं, इट इज़ ऑफ द स्क्विरल्स गेम। सो विद दिस हमने ये वाला स्टैंजा, इसको हम एक एक स्टैंजा करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये पोएम थोड़ी सी टफ पड़ जाएगी आपके लिए, तो हम उसे एक एक स्टैंजा में ही कवर करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें लिटरेरी डिवाइसेस की, तो सबसे पहले लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स के जैसे लाइक लगा हुआ है, और कंपैरिजन है किसका, बच्चों का, अनवांटेड प्लांट्स के साथ कंपैरिजन है, लाइक लगा हुआ है। तो आपको पता है लाइक या एज के साथ में अगर किसी चीज़ को कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पे सिमिली होता है। ठीक है, तो पहली हमारी लिटरेरी डिवाइस हो गई सिमिली। और फिर आता है पेपर सीमिंग बॉय। अब पेपर सीमिंग बॉय में भी लड़के का जो कंपैरिजन है वो पेपर से किया गया है, लेकिन यहाँ पे लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये इम्प्लाइड सिमिली है। ठीक है, इसको हम मेटाफर कहते हैं, मतलब कि कंपैरिजन तो है लेकिन सीधा सीधा नहीं है। वो कह सकता था
पेपर थिन लाइक अ पेपर, लेकिन उसने बोला पेपर सीमिंग बॉय, लाइक या एस का इस्तेमाल नहीं किया। तो जहाँ पे बिना लाइक या एस का इस्तेमाल करते हुए कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यहाँ पे रेपिटेशन हो गया। रेपिटेशन क्यों करते हैं, क्योंकि फार, अगर वो एक बार फार का इस्तेमाल करते तो हमें दूरी समझ में आती है, लेकिन वो कह रहा है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, मतलब कि इतना दूर है दैट इज इम्पॉसिबल टू रीच। तो रेपिटेशन जो होता है ना, वो पोइट्री में हमेशा एम्फेसिस बढ़ाता है, मतलब कि फोकस बढ़ाता है, लोगों का ध्यान उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है कि कोई चीज़ है ना उसमें वजन आ जाता है उस चीज़ में। अगर वो एक बार फार लिखता तो चल जाता, लोगों को लगता कि ठीक है दूर है, लेकिन वो कह रहा है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, तो हमें समझ में आ गया कि बहुत दूर, इतना दूर कि उस दूरी को तय कर पाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये 3 हमारे इस वाले स्टैंजा की लिटरेरी डिवाइसेस थी। और अगर हम बात करेंगे राइम स्कीम की, तो ये फ्री वर्स में लिखी गई है, देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम। ठीक है, तो आई होप आपको ये पोएम का फर्स्ट स्टैंजा समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा आपको कोशिश ज़्यादा करनी है, बहुत आराम से, एक बार नहीं समझ में आते 2-3 बार वीडियो को देखिए। ठीक है, लेकिन आपको इन पोएम्स में थोड़ा ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा। 11th तक जो पोएम्स आई वो थोड़ी सी ईजियर थी ऑन द अदर हैंड, लेकिन 12th की पोइट्रीज थोड़ी सी टफ होती है। तो आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप हाथ के हाथ पूछिए, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। चलिए मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।